हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है जो फेज 4 को अब तक की सबसे अनबैलेंस्ड फेज बना सकती है, जिसका थोड़ा थोड़ा असर अब हमें दिखने भी लगा है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, कॉज मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर सभी चीजें सही से सेट नहीं हुई तो फेज 4 किस तरह बिगड़ सकती है। तो चलते हैं मेरे पहले पॉइंट की तरफ, MCU की दोहरी दुनिया। अब आज तक MCU में पीछे के 3 फेजेस को अगर देखो तो हर फेज की मूवीज में एक बार में एक ही इवेंट को एक्सप्लोर किया जाता था। एक मूवी दूसरी मूवी से बिल्कुल आसानी से जुड़ती थी। किसी कैरेक्टर की स्पिन ऑफ मूवी भी होती थी तो भी हमारे अंदर ये एहसास होता था कि एट द एंड इन सभी मूवीज की कड़ियों को फेज के आखिर में एवेंजर मूवी से जुड़नी ही जुड़नी है। पर फेज 3 का अंत जिस तरह से हुआ, एंड गेम के बाद से एवेंजर्स की टीम एक तरह से डिसबैंड हो चुकी है। ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई लीडरशिप, ना किसी को इकट्ठे काम करने का कोई इरादा। ऐसा लगने लगा है कि MCU अब अपनी अपनी दुनियाओं में बंट रहा है। हर कैरेक्टर खुद को सेपरेट आर्क में खुद के लाइफ को ग्रो कर रहा है एंड सभी अपने थ्रेड्स को खुद ही हैंडल कर रहे हैं। अब एक मूवी से दूसरे मूवी की कड़ियां इतनी आसानी से नहीं जुड़ रही। अब एक सीरीज से दूसरे का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता। सभी चीजें एक ओपन एंड यूनिवर्स की तरह फैल रही हैं, जो MCU को ब्रॉड तो बना रही है बट इसके कुछ खतरे भी हैं। और ये चीज 2 ऐसी संभावनाओं को क्रिएट करती है जिसका असर आप सबको महसूस हो चुका होगा अगर आप सब ने अभी तक फेज 4 की लिस्ट देखी होगी तो। एंड ये देता है मेरे अगले पॉइंट को, यानी कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरी लाइन्स। अब ये पॉइंट मेरे दिमाग में तब आई जब मैं फेज 4 के लिस्ट को देख रहा था। आप भी यहाँ ध्यान देना, फेज 4 के शुरुआत की जो मूवीज और वेब सीरीज रही हैं, सिर्फ 2 ठो को छोड़कर, जो है इटर्नल्स एंड लोकी, देन रेस्ट ऑफ दी सीरीज काफी छोटे लेवल के थ्रेड स्केलिंग पे बेस्ड थी। वहां इवेंट्स का सेटअप ऐसा नहीं था जो सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस में गड़बड़ी पैदा कर दे। छोटे मोटे स्ट्रीट लेवल हीरोज जैसे फैल्कन, बकी, केट, हॉकाई, इन सब को एक्सप्लोर किया गया। वहीं अगर आप फेज 4 के मूवीज अब यहाँ से देखो, यानी नो वे होम से, तो उनकी स्केलिंग बिलो यूनिवर्सल लेवल हो ही नहीं सकती। कॉज फेज 4 इन छोटे मोटे इवेंट्स से उठ के इतनी अचानक से एस्केलेट करी है ना कि कुछ महीनों पहले तक आप सैम को एक ट्रक के पीछे भागा करते हुए देखते थे और अब आप स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के केंद्र पर देखोगे। तो ये एक चैलेंज क्रिएट कर देती है आपके छोटे स्केलिंग के प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि एक तरफ आपने बनाए हैं अर्थ पे छोटे मोटे थ्रेड्स को लेके जो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काम आती है, वहीं दूसरी तरफ अब आप ग्रैंड मूवीज बना रहे हैं जो कि ओवरऑल प्लॉट को आगे ले जाने में मदद करती है। तो आपको अपने वेब सीरीज को कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो रखना ही पड़ेगा कि वो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट वाली मूवीज के टक्कर में खड़े हो सके। लाइक ये जितनी मूवीज एंड सीरीज हैं वो एक ही फेज से बिलोंग कर रही हैं, देन नो डाउट लोग एक कंटेंट को दूसरे से कंपेयर करते हैं फेवरेट्स डिसाइड करने के लिए। अब इतने ग्रैंड मूवीज जिसमें अच्छा खासा CGI और बजट जाता है, जिनमें दिमाग उड़ा देने वाला एक्शन और इवेंट्स होते हैं, उनसे compete करने के लिए आपको वेब सीरीज के एसेंस को काफी स्ट्रॉन्ग करना होगा, वरना वो इस फेज में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखेगी, जो देती है मेरे तीसरे पॉइंट को, परफॉर्मेंस ऑफ हॉकाई। अब देखो, ऐसा नहीं है कि MCU अपने सीरीज को बढ़िया नहीं बना रही। इनफैक्ट अगर वांडा विजन और दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर को हटा दें तो भी लोकी ऐसा सीरीज रही जो बिना किसी डाउट के सबको कमाल की लगी थी। उस सीरीज में हर चीज एकदम बैलेंस्ड थी, बट एक ग्रैंड मूवी के आगे एक सीरीज कैसे वॉश आउट होती है वो नो वे होम और हॉकाई के भिड़ंत ने दिखा दी। एक तरफ हॉकाई का सीजन फिनाले काफी मिक्स्ड रिएक्शन दे गया फैंस की तरफ से, वहीं तुरंत नो वे होम का रिलीज होना हॉकाई को इस फैंडम के पूरे सीन से ही बाहर कर दिया। लोग अब सीरीज की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि नो वे होम में उन्हें इतना जबरदस्त का एक एक्सपीरियंस मिल गया कि उस एक्सपीरियंस को अब रिप्लेस करने के लिए अब उससे भी कुछ जबरदस्त देखने का मन कर रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि ये फेज जितनी आगे बढ़ेगी MCU के लिए क्वालिटी डिलीवर करने की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते रहेंगे। हर एक गुजरती सीरीज और मूवीज से लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार और कमाल का कुछ एक्सपीरियंस मिले, एंड स्टूडियो के तरफ से एक छोटी सी चूक भी उन पे भारी पड़ जाएगी, जैसे कि एक एवरेज एपिसोड लोगों को क्रिटिसिज्म पर उतार देगा।
ये एक बहुत मुश्किल चैलेंज बन सकता है एमसीयू के लिए। वहीं अभी आगे आने वाले शोज को आप देखें तो उसमें है शी हल्क, मिस मार्वल, मून नाइट और कई सारे। एंड इन शोज में भी आप वही वो स्ट्रीट वाली मारामारी और सिटी लेवल थ्रेट्स ही देखोगे। तो ये देखने के बाद वो यूनिवर्सल थ्रेट वाली जो मूवीज आएंगी जैसे लव एंड थंडर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, वो इन सीरीज को बिल्कुल ही वॉश आउट ना कर दे। इसलिए इन सिटी स्केलिंग सीरीज को ना बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बनाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एमसीयू के बैलेंस को तो नहीं बट क्वालिटी के बैलेंस को जरूर बिगाड़ेगी। एक तरफ जहां मूवीज और कमाल परफॉर्म करती जाएंगी, वहीं सीरीज सभी को निराश करती जाएंगी। सो ये चूक से बचने के लिए एमसीयू को काफी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हम सब भी होप करेंगे कि जैसे 2021 का ये साल हम सुपर हीरो फैंस के लिए एक डिलाइट रहा, उसी तरह अगले साल का भी हर कंटेंट लाजवाब रहे। एंड हाँ, डीसी और वार्नर ब्रोस से भी मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि यार ब्लैक एडम को बवाल बनाए रखना। तुम्हारे उस मूवी से ना मुझे बहुत उम्मीदें हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको बस एक छोटा सा एनालिसिस बताया कि जैसे जैसे मूवीज और धमाकेदार होती जाएंगी ना, तो वेब सीरीज वाले साइड पे जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएंगी उनका अच्छा परफॉर्म करने के लिए। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो मूवीज हैं वो वेब सीरीज को लिटरली पूरे फेज से धो डालेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि एमसीयू की वेब सीरीज और बेटर परफॉर्म कर सकती है, और हॉकआई को लेके आपका क्या सोचना है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।